हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय में जो पेपर हुआ था क्लास 9th का कॉमन एनुअल एग्ज़ाम, तो उसका मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। बच्चों, ये जो एग्ज़ाम है आपके जो दिल्ली बोर्ड के स्कूल में होगा, सीबीएसई बोर्ड स्कूल, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उनका जो पेपर है वो है 13 अप्रैल को। तो बच्चों, ये वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि आपका केवीएस का और डीओई के जो स्कूल है उनका जो पैटर्न है वो लगभग सेम है। तो देखिए बच्चों, पहला जो सेक्शन है इसमें क्या पूछ रखा है, द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट। देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट दे रखे हैं, तो 4 एलिमेंट को देख करके आपको बताना है कि राइट द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सी। तो देखिए इसकी वैलेंसी, इस एलिमेंट की वैलेंसी लिखनी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए 2 8 7 ये किसका होता है, क्लोरीन का होता है बच्चों। तो क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है बच्चों, 1 होती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको बताना था इसका, ठीक है। और उसके बाद भी नेम एलिमेंट ए एंड बी, ए और बी एलिमेंट का नाम देना है। तो देखो 2 5 ये किसका होता है, 7 7 किसका होता है बच्चों, आपको पता है कि 7 जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन का, ठीक है। और बी क्या है, बी देखिए यहाँ पे क्या है 2 8 1, तो ये किसका होता है, सोडियम का, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो मोलिकुलर फार्मूला देखिए क्या लिखना है आपको, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला जो है वो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपको N3 और इसकी, ठीक है, ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट का हो जाएगा। उसके बाद में कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फ्लोइंग। इनका मोलिकुलर मास देखो, हाइड्रोजन का 2 होता है, ठीक है, तो 2 एटम है, प्लस कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, 16 गुना में 3। तो ये आपको इस प्रकार से कैलकुलेट कर देना है। और इसी प्रकार से इथेनॉल का, ये कार्बन का आपको पता है कि 12, 12 गुना में 2 प्लस 5 गुना में 1 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का, तो इसको जोड़ देना है आपको, वो आपको इम्यून लिख देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ए वायरस एंटर द बॉडी इफेक्ट्स इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट एंड डैमेज द फंक्शन, इट इज़ कास्ड ड्यू टू शेयरिंग इफेक्टेड नीडल्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि नेम द डिजीज़ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन से वायरस के कारण वो बंदा जो है, जो व्यक्ति है वो किससे इफेक्टेड है, तो वो किस है, इम्यून सिस्टम पे कौन सी बीमारी ज़्यादा अफेक्ट करती है और नीडल्स के द्वारा फैलती है इन्फेक्टेड नीडल्स, तो वो है क्या है, HIV एड्स है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, एड्स रहेगा, एड्स से वो सफरिंग है। नेम द पैथोजन एंड वन मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ दिस वायरस, ठीक है। तो ये क्या है कि जो पैथोजन है वो क्या होता है बच्चों, इसमें वायरस है, वायरस के द्वारा फैलता है। एंड वन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द दिस वायरस, आपको बताना है कि एक मोड और बताना है जिसके माध्यम से ये फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है ये, ब्लड, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी एक संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अगर हम ले लें तो उससे क्या हो सकती है, ब्लड। और बाई जो सैलून्स जो सोप होती हैं उसके थ्रू भी ये क्या होता है, जैसे इन्फेक्टेड जो पर्सन है उनसे नीडल्स के द्वारा ही फैल सकता है, सैलून्स के अंदर इन्फेक्टेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके थ्रू भी ये फैल सकता है। उसके बाद भी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़। तो एक्यूट डिजीज़ तो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो होती हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या करती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या करती है, किसी के बॉडी को इफेक्ट करती है। और क्रोनिक डिजीज़ होती है जो लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है। उसके एग्जांपल दे देने आपको, एक्यूट में जैसे कि कफ है, ठीक है, कफ है, कोल्ड है। और क्रोनिक डिजीज़ में आपको क्या लिखनी है, जैसे कि कैंसर है, एड्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बता देना है। उसके बाद में इसका जो अथवा वाला जो पार्ट है, इसमें देखिए, नेम द ऑर्गन इफेक्टेड इन पेशेंट शोविंग द सिम्टम्स ऑफ परसिस्टेंट कफ एंड ब्रीथनेस। तो कौन सी बीमारी के कारण जिसमें कफ खांसता है और मतलब सांस लेने में उसको तकलीफ है, तो इससे पेशेंट का कौन सा ऑर्गन जो होता है इफेक्ट होता है, तो इसमें होता है बच्चों लंग, ठीक है। लंग्स जो होता है वो क्या होता है, इससे प्रभावित होता है, ठीक है, फेफड़े जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। उसके बाद में इसका बी पार्ट है, उसमें क्या पूछा गया है, नेम द डिजीज इन विच द सिम्टम्स ऑफ परसिस्टेंट कफ एंड ब्रीथलेस आर फाउंड, ठीक है। तो कौन सी बीमारी में ऐसा पाया जाता है, तो आपको बता देना है कि ऐसा जो होता है
वो कोविड में भी पाया जाता है, ठीक है। कोविड में आप लिख सकते हैं, कोविड में खांसना और सांस लेने में दिक्कत या न्यूमोनिया जो होता है उसमें भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आप ये इस प्रकार से बता सकते हैं। और उसके बाद में व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम सर्टेन हाइट। देखो किसी हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जाता है तो यहाँ पे इसमें क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी भी हो जाता है। तो ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में। डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट आपको पता है कि किलोवाट, ठीक है, हावर होती है, ठीक है। 1 किलोवाट हावर जो होती है वो 1 यूनिट के बराबर मानी जाती है, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट हावर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी देखिए, डिफाइन पावर एंड इट्स एसआई यूनिट। पावर क्या होती है, पी जो होती है वो क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी द रेट एट विच इज़ वर्क इज़ डन, जिस दर से कार्य हो रहा है उसको हम पावर बोलते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सिंपल स्टेप्स, जस्ट एनी टू ऑफ देम। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो हम कम कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी। और हम एलईडी बल्ब घरों में लगा करके हम क्या करते हैं, एलईडी बल्ब जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुछ स्टेप्स बताने जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन इसका सी वाला जो पार्ट है, अथवा वाला है। तो ए कुली वॉकिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विद लोड ऑफ 27 kg ऑन हिज हैंड, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी। मान लेते हैं बच्चों एक क्या है, कुली, क्या है, कुली है, और वो क्या कर रहा है, वो अपने सिर के ऊपर क्या रख रहा है, एक सामान रख रहा है, सामान लेके जा रहा है। तो बताना है कि उसके द्वारा ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना काम किया जाए। आपको पता है कि बच्चों जब ये इसके बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, और इसका जो फोर्स जो है, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स काम कर रहा है वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है F.S कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा, यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है, यानी कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो हमारा वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद में देखिए, नेम टू फैक्टर ऑन विच वर्क डन ऑन ए बॉडी डिपेंड्स। तो देखिए वर्क डन जो होता है आपको पता है कि बच्चों F.S, ठीक है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ए रॉकेट इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड काइनेटिक एनर्जी k, ठीक है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज सडनली ट्रिपल्ड द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स k2, ठीक है, ये k1 है, k2 द रेशियो ऑफ द टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों वो होगी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ये तो फर्स्ट केस में था, k1, ठीक है, इसको 1 मान लीजिए। दूसरे केस में क्या कहता है, ये काइनेटिक जो एनर्जी होती है उसको क्या कर दिया जाए, उसको हम उसकी वेलोसिटी को ट्रिपल्ड कर दिया जाए। तो ट्रिपल्ड कर दिया जाएगा तो हाफ 3v के स्थान पे मैं क्या लिखूँगा, 3v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9v स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी k1 और k2 का जो रेशियो आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, 1:9, ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये पार्ट है, कैलकुलेट वर्क डन by a person lifting 200 kg of a mass through vertical distance of 6 मीटर, एज्यूम g 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है वो लगा देना आपको, कि जो पोटेंशियल जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, mgh के बराबर होगा। तो मास यहाँ पे दे रखा है 200, ठीक है, और गुना में g का मान 10 यूज करना है, और हाइट कितने से इनको गुना कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60 और 12,000 जूल हमारा इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, ये उत्तर निकल के आ जाएगा इससे। उसके बाद में सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में क्या पूछा है, नेम द बॉडी विच अप्रूव्स द नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC जो है ये क्या करती है, जो एलिमेंट्स के नोमेनक्लेचर के बारे में हमें बताती है। उसके बाद में बच्चों देखिए इसका जो बी वाला पार्ट है, सिंबल ऑफ सोडियम इज रिटन एज Na नोट एज S। तो जो सोडियम जो है इसको हम Na क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो Na है वो एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है, ठीक है, और इसका मतलब होता है नेटेरियम, ठीक है, नेटेरियम,
इसका मतलब होता है, ठीक है। इस कारण से हम इसको Na से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर से नहीं करते। ये इसका रीज़न आपको बताना है। नेम वन एलिमेंट विच फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड वन विच फॉर्म टेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक तो आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं, और टेट्राएटोमिक के बारे में लिखना है तो बच्चों आप P4 लिख सकते हैं। फास्फोरस जो होता है टेट्राएटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में क्वेश्चन 9 में देखिए, मेंशन एंड 3 फिनोमेना विच द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वाज एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको 3 ऐसे नियम बताने हैं जिसकी सहायता से हम ग्रेविटेशनल लॉ को एक्सप्लेन कर सके। तो आप देखिए, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है उसके आधार पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है, कोई ऑब्जेक्ट होती है, वो अर्थ के ऊपर फॉल क्यों करती है, ठीक है, अर्थ के ऊपर फॉल करती है। और जो मोशन होती है मून की अराउंड अर्थ, तो वो भी हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में राइट 3 डिफरेंस बिटवीन मास एंड ऑब्जेक्ट। तो मास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताना है बच्चों, कि जो मास जो होता है वो तो क्या होता है कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, यानी वेरी नहीं करती, और वेट जो होता है वो क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है, प्लेस टू प्लेस। जैसे पोल्स पे ज़्यादा होता है वेट और इक्वेटर पे कम होता है। उसके बाद में जो वेट मास जो होती है वो क्या होती है, द क्वांटिटी प्रेजेंट एनी मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। और ये जो वेट होता है ये किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है। और इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जो आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं मास और वेट में, जैसे मून वाला और अर्थ वाला, वो एग्जाम्पल के द्वारा भी आप समझा सकते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन 10 है आपका, व्हाट हैपन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, ठीक है। तो आपको देखो पता है कि जो फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, G इज इक्वल टू एम और अपॉन में आर, ठीक है, आर स्क्वेयर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, देखो ये इसका डबल कर दिया जाए तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता है। दूसरे में क्या पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल, डबल कर दीजिए, यानी 2r, यहाँ पे 2r रखूँगा मैं तो 2r का मतलब 4 हो जाएगा, 2r का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा, 4r स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा जो फोर्स होगा वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, अगर इन दोनों का डबल कर दूँ मैं, यानी m के स्थान पे स्मॉल डबल कर दिया इसका, और उसका भी मैंने क्या कर दिया, डबल m कर दिया, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा 4mm। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो ये आपको इसमें बताना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, रुद्रा टुक 5 मोल ऑफ कार्बन एटम इन ए कंटेनर एंड आयुष टुक 5 मोल ऑफ सोडियम एटम इन अनदर कंटेनर ऑफ द सेम हाइट। बच्चों ये मतलब वीडियो में आपको क्या एग्ज़ाम से एक दिन पहले करवा रहा हूँ, तो जल्दी इसका सॉल्यूशन करवाना है क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो बच्चों बाई टेक कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो बच्चों देखिए इसमें क्या पूछा गया है, रुद्रा टुक 5 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इन कंटेनर एंड आयुष टुक 5 मोल ऑफ सोडियम एटम इन अनदर कंटेनर ऑफ सेम वेट, तो हुज कंटेनर इज हेवियर। आपको पता है कि बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है W अपॉन में m होता है, मोलिकुलर मास। अब ये W कब किसके बराबर होगा, W हो जाएगा N इंटू में m। अब देखिए ये W कब ज़्यादा होगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स तो बोल रहा है कि दोनों में सेम है 5 मोल, लेकिन मोलिकुलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका ही क्या होगा, वेट ज़्यादा होगा। अब आपको पता है कि कार्बन ले रहा है और दूसरे में सोडियम ले रहा है, सोडियम का मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, सोडियम एटम का ये जो कंटेनर होगा इसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ठीक है, तो आयुष का जो कंटेनर है उसका उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, यानी हैवियर होगा, यानी भारी होगा। उसके बाद में देखिए क्या पूछा गया है, कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ द कंटेनर, कैलकुलेट एंड फाइंड रिजल्ट इन बोथ केसेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो बच्चों आपको क्या करना है, देखिए नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होता है, आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं सोडियम में और कार्बन में, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर ऑफ एटम्स जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपको पता है कि वो एक रिलेशन हमने पढ़ी है कि नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ऐसे होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो n बराबर जो होगा n इंटू में n नोट, तो देखिए एवोगैड्रो नंबर दोनों में बराबर है और n इसमें भी, इसका भी 5 मोल है, इसमें भी n नोट एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन द फिगर डिपिक्ट द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट एक्स, राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्स। एक्स के बारे में लिखना है। तो देखिए आपको ये न्यूक्लियस में दिख रहा है कि 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, यानी एटॉमिक मास कितना होगा 18। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर देखिए क्या पूछा है। तो एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लेते हैं। देखो 2 पहले सेल में 2 हैं और बारी इसके जो के सेल में इतने हैं और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 2 6, तो 2 6 हो गया। ये क्या है इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो इससे मतलब हमें पता चल गया कि इसका जो एटॉमिक नंबर जो होगा वो 8 होगा। एटॉमिक मास कितना है, देखो 8 एटॉमिक मास अभी निकाला है, दोनों को जोड़ करके हमने 18 हो गया। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, तो एक्स क्या होगा 8 एटॉमिक नंबर बच्चों किसका होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन होगा ये। उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको आप कहोगे कि सर ये आइसोटोप है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है। ऑक्सीजन का एक जो आइसोटोप जो होता है वो 18 एटॉमिक मास होता है और एक का 16 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर दोनों का क्या होता है सेम होता है। तो ये 18 वाला क्या है आइसोटोप है। उसके बाद में इसमें देखिए कंपोजिशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई के बारे में दे रखा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतने हैं और इसमें इतने हैं। तो आपको बताना है कि मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो क्या आता है एटॉमिक मास के बराबर आ जाता है। तो इसका एक्स का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और वाई का कितना आ जाएगा 10 और 8 18, ये इनका एटॉमिक मास निकल आएगा। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 स्पीसीज। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या लिखनी है स्पीसीज के बारे में वो लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है। तो देखिए यहाँ से एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या दोनों की सेम है, तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का क्या है इन एलिमेंट्स का सेम है। ठीक है, और एटॉमिक मास इसका 16 है और इसका 18 है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप हैं जिसका एक का एटॉमिक मास जो है 16, ठीक है, और एक का क्या है 18। तो दोनों क्या है ये आइसोटोप हैं। ठीक है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है आइसोटोप की। उसके बाद में डिफाइन आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं बच्चों, जिनका एटॉमिक मास क्या हो सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। जैसे कि कैल्शियम है और आर्गन है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का 20 होता है और मास नंबर 40 होता है। ठीक है, तो ये आप बता देना है कि ये आइसोबार होते हैं, एग्जाम्पल भी दे देना है साथ में। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एम सेल ऑफ एन एटम। तो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, देखो के एल एम। एम के लिए वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू 3 होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है 2n स्क्वायर होता है और n के स्थान पे मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम एक्सप्लेन हाउ इज एटम न्यूट्रल एज वोल। तो थॉमसन मॉडल ने क्या बताया था कि इसकी जो तुलना थी एटॉमिक मॉडल की वो किससे की थी, तरबूज से की थी। उसमें जो रेड वाला जो पार्ट है उसमें उसने बोला था कि ये सारे प्रोटॉन हैं और जो उनकी जो सीड थी यानी बीज की तुलना इलेक्ट्रॉन से की थी। और जो एटम है वो क्या है, दोनों का जो चार्ज है वो दोनों क्या है बराबर हैं और इस प्रकार से जो एटम होता है वो क्या होता है बैलेंस होता है। तो ये उसने बताया था, इसके बारे में आपको बताना था इसमें। और उसके बाद में सी वाला पार्ट देखिए, एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन एम सेल। ठीक है, विच इज़ द आउटर मोस्ट सेल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखिए पहला सेल बच्चों आपको पता के एल एम, एम में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, बाकी ये पहले फिल्ड होंगे 2 8। अब इनको जोड़ दो, देखो कितना आएगा 2 10 10 और 5 15। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। और इस एलिमेंट का नाम तो नहीं पूछा इसमें, बट ये किसका 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है। ये आपका नाम बता देना। ठीक है, उसके बाद में देखिए कुछ सेक्शन 3 में देखिए, सेक्शन 3 में ये एक पैराग्राफ दे रखा है और ये दे रखा है हमें कोविड से रिलेटेड। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज इन्फेक्टियस डिजीज काज्ड बाई न्यूली कोरोना discovered coronavirus. Most people infected with COVID-19 virus experience mild of moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Older people and those underlying medical problem like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease and cancer are more likely to develop serious illness. The best way to prevent and slow down the transmission is be well informed about the COVID-19 virus, the disease is cause and how it spread. Protect yourself and other from infection
washing your hand by using alcohol based frequently and non touching your face. COVID-19 virus spreads primarily through the droplets of saliva and discharge from the nose when infected person cough, sneeze, and it's important that you practice respiratory etiquette and by coughing into फिक्स नाउ एल्बो। ठीक है, तो इसके पढ़ करके हमें जवाब देना है बच्चों। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया, प्रोवाइड ए बेसिस टू से कोविड-19 इन्फेक्टियस डिजीज, क्योंकि इन्फेक्टिव डिजीज़ है, क्योंकि ये वन पर्सन टू अदर पर्सन क्या होती है, कफ और कोल्ड के थ्रू क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ठीक है, कफ के थ्रू, इस प्रकार से फैलती है, इसलिए हम इन्फेक्टियस डिजीज़, क्योंकि संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। ए पर्सन इज हैविंग कोमोर्बिडिटीज, इज सी प्रोन टू कोविड-19, इफ सो हाउ। एंड देखो, किसी व्यक्ति को कोमोर्बिडिटीज़ मतलब पहले से ही उसको ऑलरेडी बीमारी है, तो कैसे कोविड से वो बचाव करेगा, तो इसके बारे में आपको लिखना है। उसको कैसे मतलब सेफ्टी रखनी है कोविड के प्रति, तो वो बताना है इसमें। एक्सप्लेन हाउ सोशल डिस्टेंस लीड टू फ्लैटिंग द क्राउड ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो इसमें सोशल डिस्टेंस के बारे में, जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है वो कैसे कोविड-19 की क्रव को क्या डाउन करता है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखने से कोविड केसेस कम होते हैं, तो क्रव क्या होगी, डाउन आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज कोरोना वायरस इफेक्ट मेजोरिटी, तो आपको पता है कि लंग्स को ही ज़्यादा प्रभावित करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में न्यूमेरिकल है बच्चों, ये 15 वाला। देखिए 15 में आपको क्या निकालना है, 15 न्यूमेरिकल में आपको निकालना है, इफ़ ए हाउस हैविंग 10 बल्ब्स ऑफ 20 वाट इज टर्न्ड ऑन फॉर 20 आवर्स डेली, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। तो देखिए एक बल्ब की जो पावर है वो 10 वाट है, टोटल कितने बल्ब हैं 10, तो 10 की कितनी हो जाएगी 100 वाट। ठीक है, और 100 वाट को हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चों उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 0.1 किलो वाट। ठीक है, अब उसको क्या करना है कि उसको 10 घंटे क्या करता है, यूज़ करता है, तो 10 घंटे। ठीक है, और फिर क्या पूछा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन मंथ ऑफ मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं 31। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से इनकी गुना कर देनी है। ये तो एक दिन का आ जाएगा, ठीक है, इतनी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में 31 से गुणा कर देंगे, तो वह एक महीने यानी मार्च के महीने की यूनिट आ जाएंगी। तो इस प्रकार से जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि सर के चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो कल की वीडियो में मिलते हैं बच्चों फिर से, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर।